नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। मिडिल ईस्ट में देखिए युद्ध छिड़ा हुआ है और इस वक्त बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। क्या एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन वाली स्थिति होगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे बिहार में बिजली एक बार फिर से महंगा होने जा रहा है, क्या कुछ नियम होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। इधर निशांत कुमार लगातार एक्टिव मोड में हैं, जेडीयू ऑफिस जा रहे विधायकों के साथ, क्या कुछ उनकी मीटिंग हुई उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा रामनवमी को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ सहयोगी सुमन सौरभ हैं चर्चा करने के लिए जी। देश में क्या एक बार फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति होने वाली है सुमन? देखिए खुशबू, सबसे पहले ये समझना होगा जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से पूरा जो प्रभाव है अब भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध में भारत सीधे तौर पर तो नहीं युद्ध लड़ रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत में जो डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है वह सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा मामला है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम समझिए इससे सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है हमारा पूरा इंडस्ट्री, पूरा जीडीपी, और इसके साथ ही कनेक्ट हो जाता है भारत का महंगाई। तो ऐसे में एनर्जी सेक्टर जो है उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है। लेकिन इसको लेकर के देखिए अब सरकार भी चिंता करनी शुरू कर चुकी है। आपको याद होगा कि बीते दिनों किस तरह से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं राज्यसभा में, कहते हैं कि देश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उस दौरान जब नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं तो उस समय इस बात की भी दुहाई देते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने किस तरह से एक चेन बना करके, आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके इतनी विकट परिस्थिति से हम लोगों ने खुद को निकाला है, हमारा देश निकला है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सभी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना की चर्चा कर देते हैं तो लोगों में अलग अलग तरह की चर्चाएं चलने लगती है। लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि कल शाम में किस तरह से सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई थी संसद भवन में। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। तमाम दल के जो प्रतिनिधि हैं उसमें शामिल हुए थे, लेकिन पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। हाँ, पीएम मोदी उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो देश के गृह मंत्री है कांग्रेस की मांग भी थी। लेकिन एक और बात समझना होगा कि खुद जो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो भी उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन उन्होंने अपनी मां का वो तबियत खराब का हवाला दिया। हाँ, लेकिन अगर इसे समझे तो सर्वदलीय बैठक थी, तो सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के प्रतिनिधि का होना होता है, जरूरी होता है, तो उसमें सभी लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन चर्चा के केंद्र में था ये मिडिल ईस्ट का वार और किस तरह से हम लोग की क्या तैयारी है या कैसे होना है। और जो सभी दल इस दौरान, देखिए हर दल के पास अपना जनाधार होता है, अपने जनाधार को कैसे आप समझाएंगे। पक्ष विपक्ष चलता रहता है, डेमोक्रेसी है, चलती रहेगी, तमाम चीजें होती रहेगी। लेकिन जब देश के पास संकट, इतनी बड़ी संकट देश के पास विपदा है, तो ऐसे में सबको, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आपस में एक सूत्र में बंधना होगा, कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। इसी को केंद्र में रख करके ये बैठक बुलाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जो देश की कंडीशंस हैं उसको लेकर के एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ कैसे रिजर्व है, एनर्जी का क्या रिजर्व है उसका भी एक्सप्लेन किया है उन्होंने। लेकिन बड़ी बात जो आप कह रहे थे कि क्या लॉकडाउन वाली बात, तो लॉकडाउन से हम लोग के दिमाग में एक रचा बसा चीज है कि लॉकडाउन हो जाएगा, सड़कें खाली हो जाएगी, ये चीजें हो जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ अलग होने वाला। उस समय देखिए कोविड टाइम में वायरस का खतरा था, तो ऐसे में कांटेक्ट जो है उसे खत्म करना जरूरी था, चीन खत्म करना जरूरी था। लेकिन इस समय जिस लॉकडाउन की चर्चा चल रही है या लॉकडाउन जैसी परिस्थिति की चर्चा चल रही है वह है एनर्जी सेविंग लॉकडाउन। अब ऐसे समझिए एनर्जी सेविंग जब लॉकडाउन होगा तो ऐसे में जब आप देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। ऐसे में जैसे अगर आप जो ट्रैफिक लाइट जो है जो चलता है तो उसमें भी एनर्जी का खपत होता है पूरे देश में। अब एक ट्रैफिक लाइट की बात नहीं है, पूरे देश में कितने ट्रैफिक लाइट हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक लाइट बंद किया जा सकता है। अब देखिए जैसे अभी हम लोग स्टूडियो में काम कर रहे हैं, और भी लोग जो है अपने ऑफिस जाते हैं, घर में जाते हैं, तो ऑफिस जाने के क्रम में समझिए किसी न किसी गाड़ी का यूज करते हैं, वहाँ पेट्रोल का या डीजल का यूज होता है, सीएनजी का यूज होता है, वहाँ स्कूल्स पे भी असर पड़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो ऑफिस जो है उस पे वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा सकता है ताकि ऑफिस में एसी नहीं चले, बिजली का खपत नहीं हो, तो ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा सकता है। स्कूल में भी जो वर्क फ्रॉम होम
टाइप से जो स्कूल ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो चल सकती है, ताकि स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन में खर्च नहीं हो, स्कूल के जो विधि व्यवस्था है उसमें एनर्जी का जो है सेव किया जा सके। तो सीधे तौर पर समझिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, संभावित है। अगर एनर्जी बचाना है तो इस तरह के काम किए जा सकते हैं। और पर्सनल जो व्हीकल है उसमें भी ऑड इवन वाला सिस्टम लागू किया जा सकता है। तो इस तरह का जो परिस्थिति है वह बन सकता है। तो ऐसे में इस तरह से कर्मचारियों के लिए 50-50% वाला भी वो आंकड़ा आएगा क्या, कि आप 50% आप ऑफिस में आइए और 50% घर से ताकि जो काम है वो भी सुचारू रूप से चलना जरूरी है। जीडीपी पर असर पड़ जाएगा, कामकाज पर असर पड़ जाएगा। तो काम तो चलते रहना है, लेकिन ये देखा जाएगा कि किस तरह से हम एनर्जी को कितना अधिक बचा सकते हैं। जब ऐसे भी तौर पर समझिए, ऐसे भी एनर्जी को बचाना चाहिए। जब जरूरत नहीं हो तो आप अपने घर का बल्ब जो है, फैन है, उसे स्विच ऑफ करके ही रखें। तो इस तरह की चर्चाएं खुशबू हुई है। देखिए, अभी हम लोग संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं सुमन। एलपीजी को लेकर आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां से क्या कुछ खबर एलपीजी को लेकर आ रही है? देखिए, एलपीजी को लेकर के थोड़ी भ्रम की स्थिति है। किल्लत तो है, लेकिन किल्लत है सरकार की ओर से कहा भी जा रहा है। आप देखे होंगे, लेकिन सरकार कह रही कि स्टॉक में है। हाँ, सरकार की ओर से पेट्रोलियम मंत्री आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे और किस तरह से कह रहे हैं कि सरकार के पास रिजर्व है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि जैसे देखिए, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ये करते हैं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, ये एक फैक्ट है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वार हुआ है, तो एलपीजी में जो 80% हम लोग का जो एलपीजी का जो सप्लाई है वह सप्लाई होता है। हम लोग क्या करते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं बाहर से। 20% ही जो है वो इंडिया का अपना होता है। तो ऐसे में अब बड़ा वर्ग है, अब सब कुछ है एलपीजी पे ही आकर के सब कुछ आया। आप रेस्टोरेंट चेन ले लीजिए, होटल ले लीजिए, आप चाट और फुचका ठेला, ये तमाम तरह के जो फुटपाथ वाले दुकानदार हैं, हॉस्टल ले लीजिए, मेस ले लीजिए, पटना में रहने वाले लोग हैं उनकी बात कर लीजिए, रेंटर्स की बात कर लीजिए, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला। तो असर तो पड़ने वाला है। लेकिन जो गैस एजेंसी जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास हो, इसके लिए क्या किया गया है कि जो अगर आपके पास सिंगल कनेक्शन है गैस का, तो सिंगल कनेक्शन वाले को 25 दिन के बाद शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो है 45 दिन के बाद, यानी कि आप लिए तो आराम से किसी भी घर में खुशबू चलता है कि एक सिलेंडर लिए 45 दिन तो चलेगा ही चलेगा, तो उसके बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसकी बड़ी फैमिली है जी, तो उनके लिए तो ये दिक्कत है। उनके लिए एक ये जरूर दिक्कत है। तो ऐसे में सरकार की ओर से अपील भी की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कुकर का यूज करें धीमी आंच पर। देखिए, चाहे पेट्रोलियम कंपनी हो, गैस एजेंसी हो, तमाम तरह के गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा संकट है पटना में रहने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, जो छोटे सिलेंडर में खुला गैस भराते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, उसी गैस पे बनाते थे। बड़ा संकट है जो पटना में रहने वाले रेंटर हैं, जिनके पास अपना वो नहीं था, अपना कनेक्शन नहीं था। तो ऐसे लोगों पर दिक्कत तो आ पड़ी है कि वो लोग कैसे करेंगे। और ऐसे में एक हकीकत ये भी है कि पटना में जो जैसे बाजार समिति जैसे इलाके हैं, वहां से 70% स्टूडेंट जो नॉर्मल सामान्य पढ़ाई कर रहे थे वो अपने घर की ओर चले गए हैं कि जब तक गैस वाली चीजें सामान्य नहीं होगी तब तक वो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि कहीं गैस ऐसे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एजेंसी की ओर से जो बात है, जो फैक्ट है कि एजेंसी की ओर से अगर आप बुक करते हैं, तो अगर आपका सब कुछ वैलिड है, टाइम पे है, तो आपको 1-2 दिन के भीतर आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बिजली को लेकर बिहार सरकार ने क्या नियम लाया है। बिजली, देखिए, बिजली को लेकर के बिहार ऐसा राज्य बना जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी। चुनाव से पहले घोषणा हुई और इसका लाभ जो है बिहार में बहुत लोगों को मिल रहा है और बिहार के लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए, क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक कहावत है। तो ऐसे में अब जो हो रही है बिजली को लेकर के कि बिजली का खपत बहुत अधिक बीच में बढ़ गया था। और ऐसे में अभी देखिए कि जिस तरह से एलपीजी क्राइसिस की हम लोग बात करें, तो अधिकतर लोग, जैसे मैं भी अपने लोगों से इंडक्शन का यूज कर रहे हैं लोग, मैं भी कई स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जो ऐसे जो सामान्य जो हीटर होता है हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये गैस का विकल्प के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिजली सरप्लस हो रही है, खपत ज्यादा हो रही है, बिजली की किल्लत होने के, तो ऐसे में बिजली विभाग ने एक बिहार सरकार की ओर से फैसला लिया है कि अब बिजली जो है, दिन में बिजली का चार्ज अलग होगा। स्मार्ट मीटर तो चल रहा है, स्मार्ट मीटर में पहले आप प्रीपेड मीटर होता है, आप चार्ज कराइए, रिचार्ज कराइए, उसके बाद ही बिजली का उपयोग कर सकते हैं। तो दिन में जब आप खपत करेंगे तो वो उसका रेट अलग होगा। और रात का जो समय होगा, देखिए, दिन में सुबह जो है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर आप खपत करते हैं बिजली का, तो उसका रेट जो है अलग
अच्छा। किया जाएगा। और शाम के देखिए, बाद और शाम में 5 बजे से फिर आप सुबह तक जो है 9 बजे तक वो अलग उसका रेट होगा। उसको लेकिन पीक आवर में रखा गया नहीं, है। वो तो रात वाली बात होगी। हाँ। पीक आवर जो है 5 बजे से लेकर के रात का जो 11 बजे तक जो है, शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक, जब समझिए ज्यादा दुकान, फुटपाथ, हर तरफ बिजली ही बिजली जगमग जगमग होता है, तो उस दौरान पीक आवर रखा गया। अगर आप पीक आवर में बहुत अधिक बिजली का यूज कर रहे हैं तो उसका चार्ज जो है वह अलग लगेगा। और पीक आवर में अगर आप बिजली का एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं तो 110% तक आपको बिजली बिल देना पड़ तो सकता है। बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। हाँ, तो आपको महंगाई का यानी 100% तो लगता ही है, यानी कि 10% और 10% एड ऑन हो जाएगा पीक आवर में। तो सीधे तौर पर देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं यह सिखाने की कोशिश है कि कहीं आप जो है बिजली को लेकर के बिजली के उपयोग को लेकर के थोड़ी सतर्कता बरतें। लोगों को सजग हाँ, होना सजग होगा। होना होगा कि बिजली है, ठीक है, सरकार की ओर से मुफ्त मिल रही है या बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, तो बिजली कहीं से ऐसे ही स्टॉक में नहीं आ जा रही है। बिजली पर सरकार का रिसोर्स खर्चा हो रहा है, तो ऐसे में जितना जरूरत है उतना ही आप बिजली का उपयोग करें। इस व्यवस्था का नाम क्या दिया गया है? देखिए, इस व्यवस्था का नाम दिया गया है टाइम ऑफ डे टैरिफ, यानी कि जैसे आपका टाइम होगा उसी के हिसाब से पर दिन में टैरिफ होगा। सीधे तौर पर समझिए कि ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आप पूरे दिन 24 घंटा एसी चला के रखिए तो एक समान बिल आएगा। कूलर चला दीजिए, दूसरे रूम में है, दूसरे रूम में चला के चले जाइए। तो ये आम लोगों में भी इस तरह की भावना होनी चाहिए कि जितना कम एनर्जी का यूज हो उतना ही हम करें, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस यूज जो है हम लोग को सही से करना तो लोगों होगा। को इससे बचना होगा। बिल्कुल। चर्चा आगे करेंगे निशांत कुमार को लेकर। इन दिनों देखिए निशांत कुमार लगातार एक्टिव हैं। जी, देखिए, नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार। बीते दिन आपने देखा होगा, मैं अनंत सिंह की बात से चर्चा करना शुरू करूंगा कि अनंत सिंह जो कि मोकामा के विधायक हैं, सीधे तौर पे कहते हैं कि निशांत कुमार सीएम मटेरियल है। ये एक एमएलए के तौर पर अनंत सिंह का बयान हो सकता है, लेकिन जो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के जो चाल ढाल में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो खुशबू कमाल का देखने को मिल रहा है। जदयू के दावा किया जा रहा है, जदयू के कई ऐसे नेता हैं जिनकी जो सीनियर लीडर्स हैं उनके घर में निशांत कुमार की कोचिंग क्लास चल रही है। ऐसा दावा हो रहा है कि कैसे बैठेंगे, कैसे जो बात मतलब करना है। हाँ, बात करना है लोगों से, और मिलना निशांत उस पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि निशांत कुमार पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, सांसदों के साथ अलग बैठक मिल कर रहे रहे हैं। हैं, विधायकों के साथ अलग बैठक कर रहे हैं, आईटी सेल के साथ अलग बैठक कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि जदयू की जो वास्तविक स्थिति है अभी क्या है, क्या चीज पर काम करने की जरूरत है। तो निशांत जो है जदयू के मतलब रग रग से वाकिफ होना चाहते हैं। देखिए, पहले निशांत जब नहीं थे तो नहीं थे, और 8 मार्च के बाद जब निशांत आए हैं तो अब पूरी तरीके से आ गए हैं निशांत कुमार। पूरा समर्पण हाँ, समर्पण दिख रहा है पार्टी के प्रति, और ऐसे में चर्चाओं का बाजार तो बहुत गर्म है। लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा कि निशांत क्या होते हैं। लेकिन निशांत कुमार में राजनेता वाला जो गुण है वो दिखना शुरू हो अलग गया है। स्ट्रेटेजी पे निशांत कुमार काम कर रहे हैं। चर्चा आगे करेंगे रामनवमी को लेकर। हाँ। पटना में क्या कुछ अलर्ट है? नितिन नवीन भी शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। देखिए, नितिन नवीन जी जब विधायक थे बांकीपुर से, उस समय से ही रामनवमी को लेकर के काफी उत्साहित रहते थे। पटना का जो डाक बंगला चौराहे का रामनवमी है वो काफी ज्यादा प्रचलित है। सीएम नीतीश से लेकर के सब लोग उसमें आते हैं, हर तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन देखिए, परिस्थिति बदल गई है। अब नितिन नवीन जी जो है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो ऐसे में लेकिन ये एक बड़ी बात होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी वे अपने शहर को, वे अपने जो जहां से अपने गांव, अपने कस्बा, अपने काम को वो नहीं भूले हैं। और बड़ी बात यह है कि रामनवमी के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजधानी पटना में रहेंगे। डाक बंगला चौराहे पर जो जैसे झांकियों का आरती उतारते थे, शोभा यात्रा का आरती उतारते वो तमाम करेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है, डीजीपी ने इसको लेकर के एक बड़ी बैठक की है। रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, यानी डीजे नहीं चलेगा, ध्वनि प्रदूषण आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बड़ा जुलूस हो, छोटा जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, बिना लाइसेंस लिए आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, कार्रवाई हो सकती है। पुलिस को सूचित करना होगा, कैसा यात्रा होगा, प्रारूप बताना, ताकि किसी भी तरह की किसी को भी असुविधा का सामना नहीं करना लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए सुमन, और अब भी वो शोभा यात्रा में शामिल होने पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, लेकिन पटना उन्हें अपना मानता है।
बांकीपुर उन्हें अपना मानता है और पूरा जो क्षेत्र है वो उनको अपना मानता है। तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की पैनी नजर है। IGSSP को निर्देश दे दिया गया है और पूरे बिहार भर में भी इसको लेकर के अलर्ट किया गया है। बहुत तरह की जो चीजें हैं इसको लेकर के कहा गया है, लोगों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक रूट में भी कई सारे बहुत सारे जो है बदलाव किए जाएंगे। डाक बंगला जो क्षेत्र है ना, डाक बंगला वो इधर से स्टेशन जुड़ता है, नियम लागू होने वाला है, आज से ही नियम होने वाला है। इधर से स्टेशन जुड़ता है, इधर से देखिए गांधी मैदान जुड़ता है, इधर से आपको एग्जीबिशन रोड जुड़ता है, बेली रोड जुड़ता है। तो डाक बंगला चौराहा काफी अहम है। लेकिन रामनवमी जुलूस को लेकर के डाक बंगला चौराहा से गुजरने वाले जो ई रिक्शा वगैरह थे उनको, ऑटो को, उसको पूर्ण प्रतिबंध, उसको मतलब दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जाएगा। और ये किस किस रूट में जा रही है, कैसे आप जाएंगे, इसके बारे में लाइव सिटीज पर आपको दिन भर खबरों का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। जी, महावीर मंदिर की तरफ जो रास्ता यानी पटना जंक्शन है, उधर गाड़ियों का वो पूरा बैन लग गया है। हाँ, गाड़ियों का उधर तो देखिए वहां बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक तो पटना जंक्शन का ट्रैफिक, उसके बाद सेंटर है पटना जंक्शन का ट्रैफिक, वो तो रहेगा ही रहेगा। इधर महावीर मंदिर जो इतना बड़ा धर्म का केंद्र है, महावीर मंदिर की इतनी मान्यता है, लोग सुबह से ही पूजा करने आएंगे, सुबह तो से ही भीड़ बहुत ज्यादा इधर लाइन में रहेंगे। चाहे जीपीओ गोलंबर से लेकर के आप यहाँ तक की बात करें, हर तरफ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। दूसरी ओर डाक बंगला पर भी तैयारी चलेगी। तो इधर का जो महावीर मंदिर स्टेशन से डाक बंगला वाला जो इलाका है, उधर जीपीओ तक, इस तमाम चीजों में यानी कि आपको समझिए जीपीओ से ही कोई आपको गाड़ी वगैरह मिल पाएगी। तो अगर अब आप भी मतलब पटना में निकलने वाले हैं तो सबसे पहले पटना का जो ट्रैफिक है उसको देखकर ही घर से बाहर निकलिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।